हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। जैसा कि हमने ये टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 1 और पार्ट 2 दे दिया है प्रैक्टिस सेट का, और आप लोगों ने वीडियो को देखा है। और आज ये उसका पार्ट 3 रिलीज हम लोग आपके सामने ला रहे हैं। तो उम्मीद है कि और सारे सीक्वेंस में चल रहे हैं, क्वेश्चन वाइज सीक्वेंस चल रहा है। पार्ट 1 में जहाँ से ख़त्म हुआ, पार्ट 2 में दूसरा वहीं से स्टार्ट है, वहीं से पार्ट 3 में स्टार्ट है। तो जहाँ से वीडियो एंड होता है पार्ट वाइज आपको मिलता रहेगा और आप प्रैक्टिस करते चलिए। अगर आप हमें किसी बीच से देख रहे हैं या पार्ट 3 से देख रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप पार्ट 1 में जाएं और वहाँ शुरू से आप वीडियो देखते हुए आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलिए। तो आज हम आपके सामने ला रहे हैं प्रैक्टिस सेट का वीडियो पार्ट 3। तो बेटा, कल तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 35 तक। आज हम 36 क्वेश्चन से आपको आगे लेके चल रहे हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 36 फ्लैश करेगा, आप उसे देखिए और पॉज करके सॉल्व करिए और फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेट अस सी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो है नरेशन का क्वेश्चन, और इसमें आपको सेंटेंस या तो डायरेक्ट में दिया जाएगा या तो इनडायरेक्ट में। अब डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट इसको पहचानना आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब डायरेक्ट है, इस बात को कैसे पहचाने या इनडायरेक्ट है, मैंने आपको पहले ही वाले वीडियो में बताया था कि अगर कोई सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा गया है या आप सीधे से अगर इन्वर्टेड कॉमास पाते हैं, देखते हैं, तो इसका मतलब है वो डायरेक्ट स्पीच है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है वो डायरेक्ट स्पीच का है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसे देखिए। लिखा है रीता सेड, तो अब इन्वर्टेड कॉमास हटाना है, रीता सेड। इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे तो कनेक्टिव्स लगाएंगे यानी कंजंक्शन, और यहाँ पे कंजंक्शन यूज होगा दैट। ध्यान रखिए, अलग अलग नेचर का सेंटेंस होगा तो अलग अलग नेचर के कंजंक्शन भी होंगे। अब यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है वो असर्टिव सेंटेंस दिया हुआ है, इसलिए हम कंजंक्शन दैट लगा रहे हैं। आगे लिखा है आई। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन है। ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पे बैठी है रीता। रीता यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेमिनिन स्त्रीलिंग। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर के लिए प्रोनाउन क्या होगा? शी। अब यहाँ पे आगे है एम। एम चेंज होता है वॉज में, शी वॉज नॉट, बाकी सब कुछ फीलिंग वेल। अब आप अपने ऑप्शन से मैच करेंगे तो ये सेंटेंस दिया है ऑप्शन नंबर ए में, हेंस योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। 36 ऑप्शन नंबर ए। 37 फ्लैश कर रहा है आपके स्क्रीन पे, जरा इसको भी देखिए और आप उसको पॉज करिए, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें ब्लैंक है, खाली स्थान है, और उसमें फिल करना है नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस। गौर करने वाली बात है कि इन चारों ऑप्शन में ईडियम फिल करना है, और आपको इंस्ट्रक्शन में दे भी दिया है कि ऑप्शन में ईडियम है, ईडियम फिल करना है। देखिए, अगर आपको सीधे ईडियम दे देता है और उससे उसकी मीनिंग पूछता है तब तो आपको ईडियम की मीनिंग रटी होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी आपके लिए बहुत अच्छा तब हो जाता है जब सेंटेंस बना के देता है और उसमें ईडियम फिल करना होता है। ऐसे कंडीशन में आपको सेंटेंस के मीनिंग और सेंटेंस के भावनाएं सपोर्ट करती हैं उस ईडियम को पकड़ने में। तो लेट अस सी। लिखा है सुमन रियली हैज़। वास्तव में सुमन के पास था, माफ करना है, क्या है, आगे ब्लैंक दिया है। लिखा है शी मूव टू अ न्यू हाउस जस्ट अ मंथ बैक। 1 महीने पहले ही वो एक नए घर में गई। ऑलरेडी हैज़ अ लवली गार्डन। पहले ही उसका एक बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा गार्डन है। अब किसी के पास प्यारा सा गार्डन कब होगा? जब वो गार्डनिंग का शौकीन होगा। तो जिस इडियम का मीनिंग होगा गार्डनिंग का शौकीन, वही ऑप्शन आएगा। मैं चारों इडियम की मीनिंग बताता हूं आपको।
ऑप्शन ए में लिखा हुआ है अ हार्ट ऑफ गोल्ड, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो बड़े सच्चे हृदय का हो। अ हार्ट ऑफ गोल्ड का मतलब होता है सच्चे हृदय वाला या सच्चे दिल वाला व्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी में है अ बैड हेयर डाया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग एरर है क्वेश्चन में। आप उस बैड हेयर डाया को अ बैड हेयर डे कर दीजिए, बल्कि आगे वो सही में लिखा हुआ है बैड हेयर डे, वो डाया नहीं है। तो बैड हेयर डे का मतलब होता है खराब दिन। मान लीजिए आपने पूरी प्लानिंग करके रखी है कि आज मैं दिन भर में ऐसे 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 करूँगा, लेकिन सारी प्लानिंग फेल हो जाती है, तो पूरा प्लान आपका पूरा दिन यूं ही चला गया। अक्सर आप लोग बात करते हो, कहते हो आज पूरा दिन बेकार चला गया। तो उसी के लिए इडियम बना हुआ है अ बैड हेयर डे। ऑप्शन नंबर सी में है अ फुट इन द डोर। इसका मतलब है सफलता की ओर आपका पहला कदम, या यूं कह लीजिए कि मंजिल की तरफ आपका पहला कदम, अ फुट इन द डोर। और भाव भी पता चल रहा है कि दरवाजे पर पहला कदम। ग्रीन फिंगर्स, ग्रीन फिंगर्स। अब आप देखिए ऊपर गार्डन दिया हुआ है, गार्डन के शौकीन, और यहाँ पे ग्रीन फिंगर्स आ रहे हैं। क्या इससे कोई रिलेशनशिप बन रहा है क्या? गार्डन कब अच्छा लगता है? जब हरा भरा हो, हरा भरा, हरा ग्रीन, और यहाँ पे ग्रीन फिंगर्स आ गया। ग्रीन फिंगर्स का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो गार्डनिंग का, बागवानी का शौकीन हो। तो बागवानी का शौकीन जो होगा उसे ही गार्डनिंग करना अच्छा लगेगा। तो सुमन, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ऑप्शन नंबर डी फिट होगा, और यहाँ आएगा सुमन रियली हैज़ ग्रीन फिंगर्स, यानी वो गार्डनिंग की शौकीन है। ओके, तो यहाँ पे 37 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 37 के बाद 38 क्वेश्चन में आने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शन को आप सुनेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन फ्लैश करेगा आपके स्क्रीन पे। आगे जो क्वेश्चन आ रहा है वो फिलर्स का आ रहा है, या आप उसे बोल सकते हैं क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट या रैपिड फिलर्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि आपको एक पैसेज दिया रहेगा, और उस पैसेज में तमाम ब्लैंक्स, खाली स्थान दिए रहेंगे, और हर खाली स्थान की नंबरिंग कर दी जाएगी। वो 1 2 3 भी हो सकता है, या जिस क्रम में आपका क्वेश्चन चल रहा है सीक्वेंस में वो भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, इस तरह से आपकी नंबरिंग रहेगी। और हर नंबर में, जैसे ब्लैंक नंबर 1 है, तो इस नंबर में फिल करने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी, और आपको बताया जाएगा कि सेंटेंस नंबर 1 में फिल करने के लिए ये 4 ऑप्शन हैं, इन्हें आपको फिल करना है। उसी तरह से बताया जाएगा कि ब्लैंक नंबर 2 में फिल करने के लिए 4 ऑप्शन हैं, उन्हें फिल करिए। उसी तरह 3 में भरने के लिए 4 ऑप्शन है। इस तरह से आपको सारे ब्लैंक्स को, एप्रोप्रिएट वर्ड्स को सेलेक्ट करके फिल करना है। इस तरह के क्वेश्चन को हम बोलते हैं क्लोज टेस्ट या रैपिड फिलर्स। तो अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 38, पैसेज के साथ, ऊपर पैसेज नीचे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 38 फ्लैश कर रहा है। प्लीज़ आप उस पैसेज को पॉज करिए, माफ़ करिए, वीडियो को पॉज करिए और पैसेज को कायदे से पढ़िए, बहुत ही कायदे से पढ़िए, बहुत ही अच्छे से पढ़िए, और फिर नीचे ऑप्शन देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 38 में जो ऑप्शन आपके सामने है, ऊपर पैसेज आपको शो कर रहा है, उसमें कई खाली स्थान हैं, बहुत सारे ब्लैंक्स हैं। हर खाली स्थान की नंबरिंग की गई है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब आपको क्वेश्चन नंबर 38 बेस्ड है
सेंटेंस ब्लैंक नंबर 1 पे, और क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट, जो सबसे एप्रोप्रिएट मतलब उचित सुटेबल ऑप्शन हो वो ब्लैंक नंबर 1 में फिल करिए। यानी नीचे दिए जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इंटेंटली, स्मूथली, इवनली, क्लियरली, ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं कहाँ, ये भरने के लिए फिलर नंबर 1 में, यानी ब्लैंक नंबर 1 में। अच्छा, अब कैसे भरना है ये जानिए। एक बात तो आप समझिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया करे ना, तो आप पैसेज को पहले मत पढ़िए, आप पहले ऑप्शन को रीड आउट करिए। ऑप्शन में रीड करते ही पता चल जाएगा कि लेकिन सारे शब्द का मीनिंग तो आपको पता होना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए इंटेंटली लिखा हुआ है, इंटेंटली का मतलब होता है किसी चीज़ को कंसंट्रेट होकर बड़े ध्यान पूर्वक तरीके से आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, एट्सेट्रा, सुनते हैं, कुछ भी। स्मूथली मतलब सरल तरीके से, आराम से, बिना किसी हुज्जत के, दिक्कत के। इवनली का मतलब भी वही है, स्मूथली। क्लियरली मतलब होता है स्पष्ट रूप से। अब जब आपने ऑप्शन को पढ़ लिया, अब आइए उस ब्लैंक के, ब्लैंक नंबर 1 में जब आप आएंगे तो आप क्या किया करिए कि ब्लैंक के पहले की लाइन को और उसके बाद अगर कुछ लिखा हुआ है कॉमा या फुल स्टॉप तक पढ़ते हुए जाइए, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये कौन सा वर्ड मांग रहा है। देखते हैं, लिखा है एज ही स्टार्टेड हिज स्पीच, जैसे ही उसने अपनी स्पीच को शुरू किया, हर्ष वॉज अवेयर दैट पीपल वर लिसनिंग टू हिम क्वाइट डैश। देखो ब्लैंक पे आके सेंटेंस रुक गया है, वो स्पीच दे रहा है, तो हर्ष कोई व्यक्ति है, वो इस बात से एकदम अवेयर था, अलर्ट था, सावधान था कि लोग उसकी बात को बहुत कायदे से एकदम क्वाइट, अब आप बताइए लिसनिंग, सुनने की बात आ रही है, तो कौन सा एप्रोप्रिएट आएगा। जब आप बात कहेंगे, कोई भी आप स्पीच दीजिए या आप किसी से बात कहते हैं, आपका मकसद क्या होगा कि वो कैसे सुने, लापरवाही से कि ध्यान से कि स्पष्ट रूप से, कैसे ध्यान से। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 38 के पहले ब्लैंक में फिल करने के लिए इंटेंटली, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में, पैसेज इसके साथ जुड़ा रहेगा, आप लोग को पैसेज दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 39 में भी आएंगे तो पैसेज ऊपर दिखाई पड़ता रहेगा, फ्लैश होगा क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 में ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं बार बार कहता हूं ऑप्शन से चलते हैं क्वेश्चन में। वेयर एवर, वेन एवर, मोर ओवर, हाउ एवर। वेयर एवर का मतलब होता है जहां कहीं भी, वेन एवर का मतलब होता है जब कभी भी, मोर ओवर का मतलब होता है इसके बावजूद या इसके अलावा। हाउएवर का मतलब होता है, जैसे हम शाब्दिक अर्थ पे जाएं, हाउएवर मतलब होता है हालांकि या फिर भी, यानी हाउएवर आप तब यूज करते हैं जहां पे पहली बात का खंडन दूसरी सेंटेंस करे या दूसरी बात करे। आपने कोई बात पहले कर दिया और उस बात का खंडन या उस बात का विरोधाभासी वाक्य आप सेंटेंस में यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं आई अटेंडेड द पार्टी, आई अटेंडेड द पार्टी, हाउएवर आई वॉज इल, आई वॉज इल, मैं बीमार था, हालांकि मैं बीमार था, फिर भी मैंने पार्टी अटेंड किया। तो हाउ, अब यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं, तो पहले सेंटेंस में पता चल गया कि, अब देखो ब्लैंक पे आते हैं, ब्लैंक के पहले की लाइन पढ़ेंगे, थिंग्स सीम टू बी गोइंग क्वाइट वेल। अब पहले तक हम लोगों ने देखा था कि हर्ष ये चाहता था कि उसकी बात को बड़े लोग ध्यान से सुने। थिंग्स सीम टू बी गोइंग क्वाइट वेल, चीज़ें बहुत आसान तरीके से चल रही थी।
हाफ वे थ्रू द टॉक, बातचीत के हाफ में ही, बीच में ही सॉ हिज फ्रेंड, यानी यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, अब लेकिन देखिए लेकिन आ रहा है, यानी सेंटेंस में क्या हो रहा है, बात ऑपोजिट नेचर की आने वाले है, तो यहाँ पे क्या आप लगा सकते हैं ब्लैंक नंबर 2 में, हाउ एवर, क्या आएगा, हाउ एवर, हालांकि या फिर भी, जो भी आप हिंदी में वर्ड इस्तेमाल कर सकें वो करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 39 फ्लैश करेगा पैसेज के, सॉरी क्वेश्चन नंबर 40 फ्लैश करेगा ऑप्शन पैसेज के साथ प्लीज। तो क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि एप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है ब्लैंक नंबर 3 में। अब वहां पे हो गया कि थिंग्स सीम टू बी गोइंग क्वाइट वेल, हाउएवर हाफ वे थ्रू द टॉक ही सॉ हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को देखा, रवि लुक हिज पल सुनील फ्रेंड, फ्रेंड सुनील, पल मतलब फ्रेंड होता है या करीबी होता है दोस्त, पल, तो लुक, जब देखिए लुक वर्ड आता है, लुक हम किसी को देखते हैं, तो इसका जैसे मैं कहूं आई लुक, मैं देखता हूं, लेकिन मैं किसको देखता हूं, आपको, आई लुक एट यू, शी लुक्ड एट मी, ही लुक्ड एट यू, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आप किसी को देखते हैं तो एट आता है, तो यहां पे प्रेपोजिशन वर्ड आएगा रवि लुक एट हिज पर्ल सुनील, तो यहां पे थर्ड नंबर ब्लैंक में करेक्ट ऑप्शन होगा एट। आते हैं सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 40 पे, आई एम सॉरी ये तो 40 था, क्वेश्चन नंबर 41 पे, 41 में ऑप्शन फ्लैश करेगा और 41 कहता है कि ब्लैंक नंबर 4 को फिल करिएगा, 4 वर्ड दिए हुए हैं, इमीडिएटली, कीनली, अर्जेंटली, क्लेवरली। इमीडिएटली तुरंत, अभी, तत्काल, कीनली बहुत ही तीक्ष्णता से, बहुत ही शार्पनेस से, उत्सुकता से, अर्जेंटली मतलब बहुत अर्जेंट वे में, क्लेवरली मतलब बहुत चतुराई से। तो अब देखते हैं, अब आते हैं ब्लैंक में, फोर्थ ब्लैंक को फिल करना है। तो यहाँ तक हो गया था, रोल हिज आइज एंड विस्पर इन हिज ईयर, हर्स डैश अंडरस्टूड दैट रवि, उसने रवि के कान में कुछ फुसफुसाया, विस्पर, और फुसफुसाया तो रवि ने उसे तुरंत समझ लिया, तुरंत कौन सा वर्ड आएगा, इमीडिएटली, तो 41 का करेक्ट ऑप्शन होगा ए, इमीडिएटली। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे, ऑप्शन आपको शो कर रहा है, यहाँ पे क्रिएटेड, क्रिएट, क्रिएट्स, क्रिएटिंग, एक ही वर्ड है और ये सारे वर्ड वर्ब हैं और अलग अलग फॉर्म में है। क्रिएटेड पास्ट को डिनोट कर रहा है, क्रिएट प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है, क्रिएट्स भी प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है, सिंगुलर वर्ब है, क्रिएटिंग आईएनजी फॉर्म है। अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी बनाएगा तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे ग्रामर का आपको इस्तेमाल करना है, जरा गौर करिए से। अब 42 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लैंक नंबर 5 को फिल करिए, ब्लैंक। अब आते हैं ब्लैंक में, यहाँ पे क्रिएटेड आएगा कि अगर हम यहाँ लिख देते हैं वॉज नाउ क्रिएटेड, क्योंकि वॉज लगा हुआ है तो वॉज के साथ दो बातें हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म बना के ये पैसिव वॉइस बना देगा और वॉज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म बना के ये क्या करेगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस बना देगा। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए या पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर आना चाहिए, यहाँ पे समझना होगा।
अगर आप यहाँ पे V3 लगाते हैं क्रिएटेड, तो ये आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पैसिव स्ट्रक्चर की डिमांड नहीं है। Who had been upset ever since his promotion was now, उसका प्रमोशन क्या कर रहा था? क्रिएटिंग। अब यहाँ पे अगर आप लिख देंगे was now created, तो प्रमोशन क्रिएट किया गया, उल्टा मीनिंग देने लगेगा, जबकि उसका प्रमोशन ही डिस्टरबेंस कर रहा था जानबूझ के। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा क्रिएटिंग। 42 का राइट ऑप्शन है क्रिएटिंग। ये वॉज के साथ मिलके पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बना लेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, प्लीज उसे देखिए, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 43 जो है वो इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस का क्वेश्चन है। आप लोग देख पा रहे हैं कि सेंटेंस में डू नॉट लाइक केवल इसी पार्ट को अंडरलाइन किया गया है, यानी पूरे सेंटेंस में एरर नहीं है। एरर केवल अंडरलाइन पार्ट में हो सकता है। ये कह नहीं रहा है कि है ही, कह रहा है हो सकता है। अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें एरर है, इतने हिस्से में एरर है, तो नीचे दिए गए 4 ऑप्शन से उसे इम्प्रूव करिए, यानी सुधारिए। जिस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे माना जाएगा इस बात की जगह वो आएगा जो आपने सेलेक्ट किया। लेकिन आपको लगता है कि नहीं ऐसे ही सही है, तो जिस ऑप्शन में लिखा है नो इम्प्रूवमेंट, वो पार्ट आपका आंसर होगा। और नो इम्प्रूवमेंट किसी भी ऑप्शन में लिखा हो सकता है। तो देखते हैं क्या आना चाहिए। सेंटेंस पढ़ते हैं। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, वॉज अ चाइल्ड जब मैं बच्चा था, यानी आपको कहाँ लेके चला गया? पास्ट में। अब जब पास्ट में लेके चला गया तो सारी बातें कहाँ पहुँचेंगी? पास्ट में। अब पास्ट की बातें हो रही हैं तो यहाँ डू लगाकर प्रेजेंट दिखाना सही है। बातें पास्ट की हो रही तो सारे सेंटेंसेस पास्ट में होने चाहिए। तो यहाँ पे डू नॉट लाइक गलत है, ये प्रेजेंट की वर्ब है डू, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? डिड। तो यहाँ पे डिड कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। डू नॉट लाइक की जगह होना चाहिए डिड नॉट लाइक, और ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका करेक्ट चॉइस है ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 जो कि आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, उसको पढ़िए, जरूरत पड़े तो पॉज कर दीजिए वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 44 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। इसमें सेंटेंस का एक पार्ट दिया हुआ है और आपसे कहता है कि उसके लिए एक वर्ड क्या होगा। लिखा है समथिंग कॉजिंग शॉक और डिसमे, ऐसी चीज जो शॉक कर दे, आपको हतप्रभ कर दे, चकित कर दे, डिसमे कर दे, हैरान कर दे, मतलब वो कुछ ऐसा जिससे आप एकदम घबरा जाए, आपके दिमाग में एकदम हलचल सी मच जाए। उसके लिए कौन सा वर्ड सही है? या तो आपको उसका एग्जैक्ट मीनिंग पता हो, हाँ इसका मतलब ये है, तब तो ठीक है, और नहीं पता है तो रूल ऑफ एलिमिनेशन आपका हेल्प करेगा, लेकिन उसके लिए 3 शब्द की मीनिंग तो पता होनी ही चाहिए। तो मैं सबकी मीनिंग बताता हूँ, ज़रा देखते हैं। पहला है फ्रिवलस। फ्रिवलस मतलब होता है तुच्छ, सिली। जैसे आपने कोई कमेंट किया और वो कमेंट बड़ा ही तुच्छ टाइप का था। आप कमेंट कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जो बात अच्छी लगी उसके लिए कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी जो चीज़ पसंद नहीं आती उसके लिए ऐसी बातें लोग बोल जाते हैं कि वो आपके व्यक्तित्व का ओछापन दर्शाने लगता है। तो इसी को बोलते हैं फ्रिवलस। फ्रिवलस कमेंट, फ्रिवलस रिमार्क, फ्रिवलस टॉक, कुछ भी तुच्छ, घटिया, निम्न कोटि का। दूसरा है अपैलिंग।
अपैलिंग का मतलब होता है ऐसी चीज़ें, अगर वो चीज़ अपैलिंग है तो आपको शॉक कर देगी, आपको हैरान परेशान निराश कर देगी। जैसे कोई आप पे कमेंट किया या कोई चीज़ आपको लिख के भेजा और उसको आपने पढ़ा, एकदम आप निराश हो गए, हैरान हो गए, शॉक हो गए, तो अपैलिंग है। मिस्चीवियस, नॉटी, शरारती। रोहन इज अ मिस्चीवियस बॉय, नॉटी बॉय। तो मिस्चीवियस का मतलब होता है शरारती, चंचल, कुछ भी। रिमार्केबल, रिमार्केबल का मतलब होता है नॉट ऑर्डिनरी। रिमार्केबल का मतलब होता है शानदार भी होता है। रिमार्केबल का मतलब होता है कोई भी चीज़ असाधारण है, वो रिमार्केबल है। तो ये चारों वर्ड की मीनिंग आपको मैंने बता दिया। अब आप बताइए जल्दी से कमेंट करके कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हैं उनका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अपैलिंग। ऑप्शन नंबर बी, अपैलिंग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 एक बार फिर से आपके सामने इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस का क्वेश्चन आ गया है और इस बार डजंट वांटेड को अंडरलाइन किया गया है। यानी सेंटेंस के पूरे पार्ट में एरर नहीं है, एरर केवल और कहाँ है, केवल अंडरलाइन पार्ट में। मैं अक्सर कहता हूँ, आप जानते हैं कि डू या डज सेंटेंस में अगर प्रेजेंट होता है तो वर्ब, मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होनी चाहिए। यानी यहाँ गड़बड़ी है। वांटेड की जगह क्या होना चाहिए, वांट। तो ये जिस ऑप्शन में लिखा हो डजंट वांट, वो सही हो सकता है, लेकिन आगे पढ़ते हैं सेंटेंस। माई गेस्ट डजंट वांटेड टू ईट एनीथिंग सिंस दे वर नॉट हंग्री आफ्टर द पार्टी। बात हो रही है पास्ट की, तो यहाँ डज भी नहीं आएगा। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा आपको पास्ट में ले जाने का, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा है डिड नॉट वांट टू ईट या डिडंट वांट टू ईट। अब अगर मान लीजिए अगर एक ऑप्शन में ऐसा तो दिया नहीं है, अगर दिया होता डजंट वांट तो भी गड़बड़ हो जाता, गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि पूरा सेंटेंस किसको रेफर कर रहा है, पास्ट को, पास्ट टाइम को। तो हमको जाना ही है किसमें, पास्ट के वर्ब के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 फिर से एक बार इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस का क्वेश्चन है। आप इसे पॉज कर लीजिए, वीडियो पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 46 में अंडरलाइन पार्ट है एज इट्स गेटिंग, हो रहा है। क्या हो रहा है, सेंटेंस पढ़ते हैं। प्लीज़ स्विच ऑन द लाइट्स, सारी लाइटों को जला दो। इन द रूम, कमरे की सभी लाइटों को जला दो। एज, क्योंकि। इट्स गेटिंग वेरी डार्क नाउ, पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में है। यहाँ पे इट्स गेटिंग, इट्स माने इट इज़, और इज़ प्रेजेंट को शो कर रहा है। तो ये पूरा सेंटेंस, ये अंडरलाइन पार्ट अपने आप में फिट है, इसमें कोई एरर नहीं है। यानी आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नो इम्प्रूवमेंट। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में, जो कि पैराजम्बल का क्वेश्चन है, आपके सामने हाईलाइटेड है। प्लीज़ उसको देखिए, ज़रूरत पड़े तो वीडियो पॉज कर दीजिए। 4 सेंटेंस दिए हुए हैं और चारों सेंटेंसेस जम्बल्ड वे में दिए गए हैं, उलट पुलट के, यानी उसका सीक्वेंस एकदम उल्टा पुल्टा है। अब आपको सीक्वेंस बनाना है, तो कौन सा सीक्वेंस बना है आप लोग सीधे जल्दी जल्दी कमेंट कर दिया करिए। तो ऑप्शन नंबर, पहले आप देखिए सेंटेंस नंबर 1 में लिखा है
One of the crocodiles was 4 feet long and almost 6 years old. वन ऑफ द एक क्रोकोडाइल ऐसा था जो 4 फीट लंबा था और 6 साल पुराना था। अब यहाँ पे क्रोकोडाइल की बात की गई है और कह रहा है कि एक क्रोकोडाइल ऐसा था, यानी बहुत सारे क्रोकोडाइल थे, एक क्रोकोडाइल ऐसा था, यानी उसकी चर्चा पहले किसी सेंटेंस में हुई है। अब किस सेंटेंस में हुई है, बस इसी को पकड़ते हैं। ये है सेंटेंस नंबर बी में भी है क्रोकोडाइल की चर्चा, लेकिन बी सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये सेंटेंस बीच का है। अब आप ये फील करिए कि ये सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें फर्स्ट टाइम जिक्र की गई है। तो जरा सा सेंटेंस नंबर डी पढ़ते हैं। आफ्टर द मानसून डेल्यूज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ वडोदरा हैज सो फार रेस्क्यूड, देखिए यहाँ फर्स्ट टाइम जिक्र कर रहा है, बचाया गया 3 क्रोकोडाइल्स, यहाँ जिक्र किया गया 3 क्रोकोडाइल थे, उनमें से एक, वन ऑफ देम, यानी ऐसा ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें डी के जस्ट बाद ए हो। अब डी के जस्ट बाद ए ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर सी में है, यानी या तो ए सही होगा या तो सी सही होगा। बी और डी ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अब देखते हैं कि कैसे सही होगा। आप अगर देखिए सेंटेंस नंबर डी में लिखा हुआ है, सेंटेंस नंबर डी में लिखा हुआ है कि सेंटेंस नंबर डी में लिखा हुआ है कि वडोदरा में रेस्क्यू किया गया। कौन लोग रेस्क्यू किए अगर मैं आपसे पूछूं तो ए ऑप्शन नंबर सी, सेंटेंस नंबर सी में लिखा है द ऑथोरिटीज हैव अनाउंस्ड दैट मोर क्रोकोडाइल्स वुड बी साइटेड वंस, पहली बार देखे गए, वंस द वाटर रिसीड, रिसीड मतलब पानी का पीछे हो जाना। बाढ़ आती है, बाढ़ आने के बाद पानी पीछे हो जाता है, कुछ दिन के बाद सूखता है, पानी पीछे चले जाते हैं, नदियाँ बाढ़ लेती हैं, तट के ऊपर आ जाती हैं, आगे आ जाती हैं, फिर रिसीड मतलब पानी का कम होना। ऑप्शन नंबर सी, जिस ऑप्शन में, अब देखिए अथॉरिटीज हैव, इन्होंने ही क्या किया, क्रोकोडाइल्स को साइट किया, यानी देखा, देखने के बाद ही तो बचाया जाएगा, यानी जिस ऑप्शन में ए के बाद, एक ऑप्शन ए के बाद सी आया हो। अब आप कहेंगे सर ऑप्शन ए के बाद सी कैसे आएगा, क्योंकि पहला सेंटेंस मैंने बताया है कि डी वाला जो ऑप्शन है सबसे पहला है, क्योंकि उसी में देखा गया है। अब डी के बाद ए तो आ रहा है, लेकिन डी ए वाले ऑप्शन में पहले नहीं आ रहा है। ये डी वाला जो ऑप्शन है, डी के बाद ए वाला ऑप्शन है, ये पहले आ रहा है सी में। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए सी, क्योंकि इसी से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है। फर्स्ट सेंटेंस यही होना चाहिए। तो डी के बाद ए यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 47। अब आपके स्क्रीन पे फ्लैश करेगा क्वेश्चन नंबर 48। इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई, पहचानो, द वर्ड दैट इज मिसस्पेल्ड, जिसकी स्पेलिंग गलत है वो पहचानना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप थोड़ा ध्यान दिया करिए। कभी कभी कहता है कि जो वर्ड मिसस्पेल्ड नहीं है वो पहचानिए, तो जो मिसस्पेल्ड नहीं है यानी जो करेक्ट है उसको पहचानिए। तो ये नॉट और ये वर्ड में ध्यान से आपको समझना होगा। तो कौन से वर्ड मिसस्पेल्ड है यानी स्पेलिंग रॉन्ग है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप बताएंगे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। बी गलत तरीके से उसकी स्पेलिंग लिखी हुई है। इसकी सही स्पेलिंग होती है ILL और इसने लगाया है I और सिंगल L, ILLI, रेट, इलिटरेट, इलिटरेट डबल LI होना चाहिए और इसमें सिंगल L लगाया है इसीलिए ये मिसस्पेल्ड है। क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक बार फिर से,
आपको इडियम्स फिल करने के लिए दे दिया गया है। पल्लवी वर्कड रियली हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। पल्लवी ने एग्जामिनेशन के लिए बहुत मेहनत किया, बहुत। एंड फिर ब्लैंक आ गया, खाली स्थान, डैश, एंड डैश टू गेन सक्सेस। कड़ी मेहनत किया, किस बात के लिए? सक्सेस पाने के लिए। अब नीचे 4 जो इडियम्स हैं दिए गए हैं। पहला है स्ट्रक अ सोर नोट। स्ट्रक अ सोर नोट का मतलब होता है किसी के ऊपर गलत छाप छोड़ना या गलत बात बोलना या गलत रिमार्क डालना। स्ट्रक अ सोर, सोर माने खट्टा, लेकिन यहाँ पे शाब्दिक अर्थ पे नहीं जाना है। इस पूरे की मीनिंग जो पूरा सेट है, सोर नोट का मतलब होता है किसी को अपमानजनक बात कहना या कोई ऐसी बात कह देना जो उसे चुभ जाए, उसका मतलब होता है स्ट्रक अ सोर नोट। ऑप्शन बी है हिट द बुल्स आई। हिट द बुल्स आई, हमारे हिंदुस्तान में मछली की आँख को हिट करने की परंपरा है। बहुत छोटी होती है मछली और हमारे अंदर इतनी काबिलियत होती है हिंदुस्तानियों के अंदर कि मछली की आँख को हिट कर देते हैं, वो भी उसको देख के नहीं, किसी और चीज़ में। अर्जुन ने ऐसा किया था, लेकिन अंग्रेज बुल की आँख में, वो तो नहीं एक्सपर्ट कहाँ होते हैं आप लोगों की तरह, तो वो बुल की आँख में। हिट द बुल्स आई का मतलब होता है किसी काम को बहुत सटीक अंदाज में करना, बहुत सटीक। कोई बात चल रही है, आपने कोई सटीक एग्जाम्पल दे दिया, तो ये आपने क्या किया? यू हिट द बुल्स आई। बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश, कोई बात चल रही है, आप कहते हैं ना बेसिर पैर की बात बोलना, अतार्किक बात बोलना, ऐसी बात जो घुमाऊ हो, उसका कोई तर्क ना हो, उसका कोई तरीका ना हो। बीट अबाउट द बुश, फालतू की बात करना या अतार्किक बात करना, बीट अबाउट द बुश। लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, कोई कसर न छोड़ना, कोई कसर न छोड़ना, यानी पूरी ताकत लगा देना कोई किसी चीज को। मतलब लिखा है लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, पूरी ताकत लगा देना, पूरा प्रयास करना, कोई कसर न छोड़ना। अब आपके हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई कसर न छोड़ना। तो यहाँ पल्लवी ने बहुत मेहनत किया था एग्ज़ाम के लिए, और वो सफलता पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। करेक्ट ऑप्शन ये होगा। अगला, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50। आज का लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट द लीस्ट, अंतिम। इसमें पैसिव वॉइस दिया हुआ है। सेंटेंस आपका शुरू होता है यहाँ से, बाय हाउ मेनी पीपल वर यू हेल्प्ड इन योर टाइम ऑफ डिफिकल्टी। कितने लोगों को आपने हेल्प किया, आपके खराब समय में आपके द्वारा कितने लोगों की मदद हुई, आपके द्वारा कितने लोगों की मदद हुई। अब बार बार मैं कहता हूँ कि कोई सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है, इस बात की आइडेंटिफिकेशन होती है वर्ब से। किससे? वर्ब। कोई भी वर्ब या तो एक्टिव होता है या तो वो वर्ब पैसिव होता है। ये पहचानना हमारी आपकी जिम्मेदारी होती है। सेंटेंस अगर एक्टिव में हो तो पैसिव वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और पैसिव हो तो एक्टिव वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो बेहतर ये होगा कि हम लोग ये देखें कि सेंटेंस कौन सा है। अब आप सेंटेंस में पाएंगे कि लिखा हुआ है वर और हेल्प, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 दोनों मिलके पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब उस ऑप्शन को सेलेक्ट करिए जो, अब यहाँ पे पैसिव वर्ब है तो इसका एक्टिव क्या होगा? सीधे आंसर बोलो, हेल्प्ड। बस देख लीजिए जिस ऑप्शन में हेल्प्ड हो तो वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। लेकिन अगर एक से अधिक ऑप्शन में हेल्प्ड आया है तो ये समझ लीजिएगा कि जिसमें मान लीजिए ए में भी आया और सी में भी हेल्प्ड आया, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन बी नहीं होगा और डी नहीं होगा, एलिमिनेट हो गया।
अब आप जिनमें जिनमें हेल्प्ड आया है उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की इंटरचेंजिंग देखिए कि कैसे वो इंटरचेंज हुए हैं। तो पहले देखते हैं कि किस में आया है। ये ऑप्शन ए में आया है, ऑप्शन बी में नहीं आया है इसलिए ऑप्शन बी को काट दीजिए, ऑप्शन सी में भी नहीं आया है इसलिए ऑप्शन सी को काट दीजिए क्योंकि उसमें आर और हेल्प्ड दोनों आए हैं। ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं होगा क्योंकि उसमें वर और हेल्प्ड दोनों साथ में आए हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो स्टूडेंट्स ये रहे आज आपके 50 क्वेश्चंस हो गए प्रैक्टिस सेट में। कल के वीडियो में हम फिर आपके सामने लेके आएंगे इससे आगे के क्वेश्चंस और हम उसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन आप जल्दी दिया करिए, पढ़ा करिए, और पढ़ने का देखिए मैं बार बार कहता हूँ स्पीड और एक्यूरेसी दो चीज़ मेंटेन करना है आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। बाकी का एक्सप्लेनेशन हम आपके लिए कल लेके आएंगे कल के वीडियो में। हाँ, एक काम जरूर किया करिए, आप जब क्वेश्चन पढ़ा करिए तो कमेंट जरूर किया करिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। हम आपके लिए हैं। हम कल मिलते हैं आपसे फिर। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।